अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पायस कैलिफेट का जो हम कवर कर रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्टिव पार्ट जो हम कवर कर रहे हैं पायस कैलिफेट में, आज हम थर्ड कैलिफ के बारे में पढ़ेंगे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हज़रत उस्मान के बारे में और उसके बाद हज़रत अली के बारे में। तो आपका जब ये टॉपिक होगा पायस कैलिफेट वाला, वो टोटली कवर हो जाएगा। आपसे सेपरेट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या फिर आपसे हज़रत उमर के बारे में पूछ लेंगे, या हज़रत अबू बकर के बारे में पूछ लेंगे, या फिर हज़रत उस्मान के बारे में पूछ लेंगे। और 2020 में जो है आपसे हज़रत अबू बकर के बारे में भी पूछा गया था और हज़रत उमर के बारे में भी पूछा गया था। तो इसीलिए आपको चारों ही बहुत अच्छे से याद करने हैं। और ये जो है आपका सब्जेक्टिव पार्ट का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट और लेंदी टॉपिक है। बाकी जो आपके टॉपिक हैं वो इतने लेंदी नहीं हैं, तो आपको ये अच्छे से कवर करना है। बाकी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम आपके सिलेबस का थर्ड पॉइंट कवर कर रहे हैं। जो मैंने सिलेबस डिस्कस कराया था, मैंने अच्छे से बताया था वहाँ पर कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सिलेबस वाली, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। उनका जो एज अ कैलिफ उनके क्या क्या सर्विसेज रहे थे, और उससे पहले उनकी थोड़ी सी अर्ली लाइफ देखेंगे, फिर इलेक्शन कैसे हुआ था उनका एज अ कैलिफ, और उसके बाद उनकी क्या क्या सर्विसेज रही थी तो वो देखेंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ वैसे ही करूँगी। पहले मैं रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगी। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज बॉर्न एट ताइफ सम टाइम अराउंड 576 CE। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो कहाँ पैदा हुए थे? ताइफ में पैदा हुए थे। और स्पेलिंग देख लीजिए आप, उस्मान की जो स्पेलिंग होती है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और OTH भी वाला उस्मान भी लिख सकते हैं, और US वाला भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही स्पेलिंग जो होती है वो करेक्ट होती हैं। तो क्या है, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वॉज बॉर्न एट ताइफ सम टाइम अराउंड 576 CE। जब आप डेट मेंशन करेंगे, आपकी डेट जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। डेट में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डेट में गलती करी तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट होंगे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड द होली प्रॉफिट हैड कॉमन एंसेस्टर्स। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे नबी का जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे, मतलब कि एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते थे हमारे नबी भी और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। और पैदा कहाँ पर हुए थे? ताइफ में पैदा हुए थे, और 576 CE में पैदा हुए थे। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was one of the early converted to Islam. He received the title of दुन्नूरैन। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ में कि दुन्नूरैन का टाइटल किन्हें मिला था, तो किसे मिला था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और क्यों मिला था? इसलिए मिला था क्योंकि हमारे नबी की दो बेटियों के साथ उनकी शादी हुई थी। द प्रोसेसर ऑफ 2 luminaries बिकॉज ही मैरिड टू 2 daughters ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उनको किसका टाइटल मिला था? दुन्नूरैन का। इस्लाम में जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि सगी बहनों के साथ एक टाइम पर ही शादी की जा सके, लेकिन हमारे नबी की जो पहली बेटी थी उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करा दिया था। उस सूरत में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दुन्नूरैन का टाइटल किन्हें दिया गया था? उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन MCQ में पूछ लिया जाता है बहुत बार। ही वॉज सॉफ्ट हार्टेड, generous, benevolent, pious and noble. On account of his generosity, he was known as उस्मान गनी। उनको किस नाम से जाना गया? उस्मान गनी के नाम से। क्लेन ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु come to be known as the उम्मियत्स। क्लेन ऑफ द उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु come to be known as the उम्मियत्स। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही ख़ानदान से जो उम्मयद डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश हुई थी वो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही ख़ानदान से हुई थी। इसीलिए जो है उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान को किस नाम से जाना गया बाद में? उम्मयद्स के नाम से। उम्मयद डायनेस्टी जो है पूरी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। जब आपका जो है एंट्रेंस क्रैक होकर जब आपका एडमिशन हो जाएगा, तब आपको ये सारी डायनेस्टीज़ पढ़ने को मिलेंगी। अब्बासिड्स, उम्मयद्स, ये सारी डायनेस्टीज़ आपको पढ़ने को मिलेंगी एडमिशन के बाद। तो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो है ख़ानदान जो था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से ही जो है उम्मयद डायनेस्टी जो है वो बनी थी। इसीलिए द क्लेन ऑफ द उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु केम टू बी नोन एज द उम्मयद्स। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को दोबारा अच्छे से क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको
प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए या बुक चाहिए या स्टडी के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप इसे सर्च करना चाहते हैं डायरेक्ट तो मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम जो है वो भी मिल जाएगा। आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी स्टडी के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए हो या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, या अगर आप किसी और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं साथ में और चाहते हैं कि मैं वो भी कराऊँ तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद क्या है, इलेक्शन ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गेव टास्क ऑफ सेलेक्टिंग थर्ड कैलिफ आफ्टर हिम। इवेंचुअली हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज चूजन एज द नेक्स्ट कैलिफ ऑफ द फॉलोवर ऑफ इस्लाम। हज़रत उमर के बाद थर्ड कैलिफ चुनने का क्या कहते हैं कि टास्क मिला लोगों को, और इवेंचुअली किसे चुना गया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एज अ नेक्स्ट कैलिफ चुना गया। आप इतना भी लिखेंगे तो भी काफ़ी है, आपको इतना इलेक्शन प्रोसेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, अर्ली लाइफ, कि आपको थोड़ा सा उनका कैलिफ बनने से पहले के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, और जो एज अ कैलिफ उन्होंने सर्विसेज दी इस्लाम को वो पता होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसेस एज सच इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ कि थर्ड कैलिफ थे, सेकंड कैलिफ, तो आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गेव टास्क सेलेक्टिंग थर्ड कैलिफ आफ्टर हिम। इवेंचुअली हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज चूजन एज द नेक्स्ट कैलिफ ऑफ द फॉलोवर्स ऑफ द इस्लाम। इसके बाद क्या है, सर्विस ऑफ द हज़रत उस्मान एज ए कैलिफ। हज़रत उस्मान के एज ए कैलिफ क्या क्या सर्विसेज रहे थे। कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड एक्सपेंडिंग द इस्लामिक स्टेट टू फार ऑफ नॉन अरब्स एंड कंट्रीज़। कंटिन्यूशन रखा इन्होंने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लामिक स्टेट को बढ़ाने का काम करा था, और उस काम को आगे जारी किसने रखा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ट्रेडिशन को जारी रखा, और इस्लामिक स्टेट्स को नॉन अरब, मतलब कि जहाँ नॉन अरब थी, जहाँ इस्लाम नहीं फैला था, वहाँ उन कंट्रीज़ में उसको एक्सपेंड करने का काम करा, कंटिन्यू करा उस काम को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। फॉर्मेशन ऑफ द नेवल मुस्लिम फोर्स लीडिंग टू मोर इफेक्टिव आउटरीच टू डिस्टेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फॉर्मेशन करी मुस्लिम नेवल फोर्स, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फॉर्मेशन करी किसकी, मुस्लिम नेवल फोर्स की फॉर्मेशन करी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और ये वाला पॉइंट जो है इसके बाद वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिंग एन एम्पैथेटिक नेवल बैटल अगेंस्ट बिजेंटाइन एम्पायर, साइप्रस आइलैंड कॉन्कर्ड बाय नेवल फोर्स, फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन। पहली नेवल एक्सपीडिशन में बैटल की गई, नेवल बैटल हुई थी किसके साथ, किसके अगेंस्ट हुई थी, बेजेंटाइन एम्पायर के अगेंस्ट हुई थी, और साइप्रस आइलैंड जो है वो कॉन्कर्ड कर लिया गया था, उस पर हमने फतह मिली थी हमें, हम साइप्रस आइलैंड जो है वो भी हमारा हो गया था। विनिंग एन एम्पैथेटिक नेवल बैटल अगेंस्ट बेजेंटाइन एम्पायर, साइप्रस आइलैंड कॉन्कर्ड बाय नेवल फोर्स। और ये कौन सी एक्सपीडिशन थी, फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन थी। नेवल फोर्स बनने के बाद पहली जो नेवल एक्सपीडिशन हुई थी, फर्स्ट नेवल एक्सपीडिशन में हमने बेजेंटाइन एम्पायर को हरा करके और साइप्रस आइलैंड जो है वो कॉन्कर्ड कर लिया था। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और इनमें से कुछ भी आप कट नहीं कर सकते। आपको एज इट इज़, अगर आप मेरे नोट से पढ़ रहे हैं, आप बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। बट मैं चाहूँगी कि आप बुक से भी अपने और पॉइंट्स ऐड करें ताकि आपका जो है आंसर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। सीट जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ 60 होती है, जो प्रोस्पेक्टस में आपको 60 मेंशन की जाती है, लेकिन वो कभी 62 भी कर देते हैं और कभी 65 भी कर देते हैं सीट इंक्रीज़ करके। बट जो फॉर्म डलते हैं वो 1000 के अबव डलते हैं, समटाइम्स 2000 डलते हैं, समटाइम्स 1500 डलते हैं। तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको कंपटीशन की फ़िक्र नहीं करनी है, आपको पूरी तैयारी रखनी अपनी, कि आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि मेरी इतनी तैयारी है कि मैं जो है एंट्रेंस क्रैक कर सकता हूँ। कंपटीशन के बारे में सोचेंगे और घबराएंगे अगर एग्ज़ाम देने से पहले ही, तो आप कभी भी क्रैक नहीं कर सकते एग्ज़ाम। तो कंपटीशन की जो है वो अपने दिमाग से टेंशन जो है निकाल दीजिए। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर सकें, और आपको अगर सच में जामिया में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल दिल लगा के अभी से ही पढ़ना होगा। ऑफलाइन मोड में अगर यूनिवर्सिटीज़ जाने की बात कर रही हैं तो आपके एग्ज़ाम भी जो हैं वो ऑन टाइम होंगे,
एग्ज़ाम जो होंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पहले हुआ करते थे वो मई के एंड में स्टार्ट हो जाते थे। तो होप सो अभी तक तो फॉर्म आउट नहीं हुए हैं, देखते हैं कब तक होंगे आपके एग्ज़ाम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अल्टीमेट ग्लोरिफिकेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट थ्रू विक्ट्रीज ओवर बेजेंटाइन एंड रोमन रिमल्स एंड कैप्चर द नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरीज। इस्लामिक स्टेट जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ, बेजेंटाइन और रोमन पे भी हमने क्या बोलते हैं कि कब वो कॉन्कर्ड करा, और साथ ही साथ जो है हमने कैप्चर करी नॉर्थ अफ्रीकन टेरिटरीज़ को भी, और इस तरीके से इस्लामिक स्टेट जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंड हुई। इसके बाद क्या है आपका, ये जो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्विस रही, कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। ये हमने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसमें भी पढ़ा था, और हम उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी जो पढ़ रहे हैं इसमें भी हमें पढ़ना है, क्योंकि उनकी सर्विसेज में कंपाइलेशन ऑफ कुरान भी रहा है। लेकिन अगर कंपाइलेशन ऑफ कुरान पे आपसे MCQ में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की कंपाइलेशन ऑफ कुरान किसने की, तो आंसर क्या होगा आपका, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि उन्होंने जो है कंपाइल करी थी एक बुक की फॉर्म में कुरान। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये कह दे कि कुरान की कॉपीज़ जो है वो किसने कहते हैं कि बनवाई, कौन से कैलिफ ने, तो वो किसने बनवाई थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बुक की फॉर्म में अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि बुक की फॉर्म में कौन लेकर आए थे, कि कुरान के जो वर्सेस थे उनको एक बुक की शक्ल किसने दी थी, वो दी थी अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और उस बुक की कॉपीज़ किसने बनवाई थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो हमें यहाँ पर अभी यही पढ़ना है, तो आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी है यहाँ पर कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की जो बुक की फॉर्म में जो कंपाइल करा गया था उसकी कॉपीज़ बनवाई, लेकिन जो वर्सेस जो लिखी गई थी जानवरों की रिब केजेस पे, उनके चमड़ों पर, पाम लीव्स पर, स्टोन्स पर, तो ये सारी जो सूरा विदाउट बुक की फॉर्म में थी, जो अलग अलग चीज़ों पे लिखी गई थी, उनको जो है वो बुक की फॉर्म में लेकर आने का काम किसने करा था, वो करा था हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपने यहाँ पर। तो अब इसको रीड करते हैं। इट वॉज बॉट टू द नोटिस to Usman Razallahu Ta'ala anhu that the citizen of the different town had different reading of the Quran। अच्छा, कॉपीज़ की नौबत क्यों आई कि जो हम पढ़ते हैं आज कुरान की कितनी सारी कॉपीज़ जो है हमें अच्छे अच्छे राइटर्स की मिल जाती हैं, और कुरान आप उठाकर देखेंगे कहीं से भी ले आइए, आपको कुरान की जो वर्ड्स है वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत बड़ा रोल रहा कुरान की कॉपीज़ का। नहीं तो जैसे लोग उस टाइम पर अलग अलग कुरान पढ़ रहे थे, वैसे शायद आज अगर कुरान की कॉपी ना होती तो हम भी कुछ इसी तरह के होते। लेकिन कुरान की कॉपी बनने से ये फ़ायदा हुआ कि कुरान जो है सबके घरों में सेम ही मिलेगी, आपको कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब हुआ क्या था वहाँ पर कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नोटिस करा कि सिटीज़न जो है डिफरेंट टाउन के वो डिफरेंट रीडिंग्स रखते हैं कुरान की। इट वॉज बॉट टू द नोटिस ऑफ उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दैट द सिटीज़न ऑफ डिफरेंट टाउन्स हैड डिफरेंट रीडिंग्स of the Quran. Usman Razallahu Ta'ala anhu had all copies of the Quran collected. A committee consisting of Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-Asi and Abdul Rahman bin al-Harith was appointed by the Hazrat Usman Razallahu Ta'ala anhu to bring out an authentic copy of the Quran completed in Makkah dialect under the direction of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala anhu and secure in the custody of Hazrat Hafsa, the mother of the faithful and wisdom of the Prophet widow of the Prophet sallallahu alaihi wasallam। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नोटिस करा कि डिफरेंट टाउन में जो कुरान की हैं वो डिफरेंट रीडिंग्स हैं, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या करा, कलेक्ट करी सारी कॉपीज़ कुरान की जितनी भी थी उस टाइम पर, 1 2 3 जितनी भी कॉपी रही होंगी, एक कमेटी फॉर्म करी। और उस कमेटी में जो कि कौन कौन लोग थे, ज़ैद बिन ताबित थे, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के टाइम पर भी ज़ैद बिन ताबित जो है इस कमेटी के हेड रहे थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, सईद बिन अल-असी एंड अब्दुल रहमान बिन अल-हारिथ को अपॉइंट करा गया हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए। और इन्होंने कहा कि कुरान की ऑथेंटिक कॉपी, बिल्कुल जो ओरिजिनल कॉपी है, बिल्कुल ऑथेंटिक कॉपी जो है कुरान की,
कलेक्ट करो कहाँ से, मक्का से, जो कि डायरेक्शन में किसके बुक की फॉर्म में कंपाइल हुई, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के डायरेक्शन में कंपाइल की गई थी। और किसके कस्टडी में है वो, कस्टडी में किसके वो बुक की फॉर्म में जो कुरान तैयार करी गई थी वो किसकी कस्टडी में थी, वो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कस्टडी में थी। और हज़रत हफ्सा कौन है, हज़रत हफ्सा जो है वो भी हमारे नबी की बीवी थी, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत हफ्सा जो है वो किनकी बेटी थी, वो थी हज़रत उमर की बेटी। हज़रत हफ्सा जो है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी और इनको मदर ऑफ़ फेथफुल भी कहा जाता था, दी मदर ऑफ़ द फेथफुल एंड द विडो ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर दिस ही नोन एज जमी उल कुरान, द कंपाइलर ऑफ द कुरान। फिर इस वजह से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस नाम से जाना गया, जमी उल कुरान के नाम से। और इसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, द कंपाइलर ऑफ द कुरान, जमील कुरान और द कंपाइलर ऑफ द कुरान। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस पता चल गई कि कुरान की कॉपीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो है डिफरेंट टाउन में डिफरेंट रीडिंग पढ़ी जा रही थी कुरान की। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नोटिस करा और कॉपीज़ जो है वो कलेक्ट करवाई, कमेटी फॉर्म करके, 4 लोगों की कमेटी थी। और कहाँ से कहते हैं कि ओरिजिनल कॉपी मंगवाई, ऑथेंटिक कॉपी कहाँ से, मक्का से, जो कि किसकी डायरेक्शन में कंपाइल की गई थी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की डायरेक्शन में कंपाइल की गई थी। और उसको सिक्योर करने के लिए किसकी कस्टडी में दिया गया था, हज़रत हफ्सा की कस्टडी में दिया गया था। और हज़रत हफ्सा किसकी बेटी थी, वो थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी। और हज़रत हफ्सा को मदर ऑफ़ फेथफुल भी कहा जाता था एंड द विडो ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वो उनकी बीवी थी तो उनकी वफ़ात के बाद, उनके वहाँ पर वफ़ात के बाद का सारा किस्सा है, तो इसीलिए यहाँ पर विडो लिखा है, विडो ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फॉर दिस ही इज़ नोन एज, इसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस नाम से जाना गया, जमीउल कुरान के नाम से, द कंपाइलर ऑफ द कुरान। द मैटिडोम ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन द ईयर 656 CE. In the year 656 CE, Egyptian rebel entered his house. When Usman Razallahu Ta'ala anhu reading the Quran, they brutally martyred him in his house. His caliphate lasted for 12 years from 644 to 656 CE. Usman Razallahu Ta'ala anhu was 80 years old at the time of his martyrdom. In 656 CE और AD, whatever you say, 656 CE में क्या हुआ, इजिप्शियन रेबिल जो है उनके घर में घुसा और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे और उनको जो है उस इजिप्शियन ने कत्ल कर दिया उनके ही घर में। उनका कैलिफेट पीरियड कितने साल रहा, 12 साल, 12 ईयर तक रहा उनका कैलिफेट पीरियड। 644 टू 656 CE तक उनका कैलिफेट पीरियड रहा। और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका कत्ल हुआ तो उस वक्त वो कितने साल के थे, उस वक्त थे वो 80 साल के। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता ही रहे। और अब तक आपके फॉर्म आउट नहीं हुए, जैसे आउट होंगे वो भी उसकी भी डिटेल वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और आपकी जो प्रिपरेशन है सब्जेक्टिव वाली, इसके बाद जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगी बिकॉज ऑफ जो आपका टॉपिक है अब हदीस, तसव्वुफ, फ़िक़्ह, ये सिर्फ सिंगल टॉपिक हैं। यही एक टॉपिक था पायस कैलिफेट जिसमें आपको एक साथ 4 चीज़ें पढ़नी थी। और फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस जो था वहाँ पर भी आपको सेपरेटली जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं वहाँ पर भी। और प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनकी लाइफ, हमारे नबी की जो लाइफ है, प्रॉफिट लाइफ एट मक्का एंड मदीना, तो वहाँ पर एक साथ मेंशन है बट आपको वो भी डिफरेंटली दिया जाता है, क्वेश्चन में अलग अलग सेपरेटली दिया जाता है। और आपको वो जो याद करना है वो भी एक स्टोरी की तरह याद रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं इतनी इजी वे में इसलिए समझाती हूँ, आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप किसी भी लैंग्वेज में लिखना चाह रहे हैं एग्ज़ाम, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लिख सकते हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैटर करता है। यहाँ पर जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे पास बुक भी है और ये जो मैं PDF पढ़ा रही हूँ, जो मेरी खुद के नोट्स हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे।
बाकी जो उर्दू के बच्चे हैं, मेरे पास उर्दू के कोई नोट्स नहीं है और मेरी खुद की उर्दू भी इतनी कुछ ख़ास नहीं है जो मैं आपको नोट्स बना के दे सकूँ, नहीं तो मैं ज़रूर देती। बट आपके लिए बेहतर यही होगा, जो लोग इंग्लिश पे कमांड नहीं कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंग्लिश पर कमांड अभी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे, चाहे आप इस्लामिक स्टडीज़ में ही क्यों ना जाएँ, आपको बाद में ही एहसास होगा कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश को ही अभी से अपनी जो है बिल्ड करने की कोशिश करिए। और बाकी आपके को स्टडी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।